विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था कर रहे थे हम, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां हमने कर ली, वित्तीय कर ली, सैन्य कर ली, राजनयिक कर ली, है ना, और न्यायिक शक्तियां कर ली, विधायी कर ली, राजनीतिक एग्जीक्यूटिव कर ली, कार्यपालिका शक्ति कर ली। अब हमने करनी आपातकालीन शक्ति। क्या करनी है? आपातकालीन शक्तियां। उसमें सबसे पहले आप क्या कीजिए कि संविधान के भाग 18 में जाइए। कहां पर जाइए? भाग 18 में जाइए। वहां पर आर्टिकल हो रहे होंगे आपके कहां से कहां तक? 352 से 360 तक। कहां से? कम आर्टिकल है। 352, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। ठीक है, इतने आप उसकी हेडिंग्स याद कर लीजिए। पहले क्या कीजिए? उसकी हेडिंग याद कीजिए। आपके लिए 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं सबको कवर करते हुए चलूंगा। 352 क्या है, उसका प्रभाव क्या है, 356 क्या, उसका प्रभाव क्या है। इस प्रकार से राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के साथ साथ मैं प्रयास करूंगा कि भाग 18 को भी क्या कर दें, कवर कर लें। ठीक है, तो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां यानी इमरजेंसी पावर्स। संविधान में 3 प्रकार के संकट काल का अनुमोदन किया गया है, अनुमान किया गया है। 3 प्रकार के संकट काल का अनुमान किया गया, जिसके लिए राष्ट्रपति को विस्तृत संकटकालीन अधिकार प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति 3 प्रकार के संकट या आपात की घोषणा कर सकता है। तो आपने 352, 356, 360। 352 जब भी बोलेगा आपने बोलना नेशनल इमरजेंसी। क्या बोलना है? नेशनल इमरजेंसी का मतलब होता है राष्ट्रीय आपात। क्या? राष्ट्रीय आपात। इसको धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसको आगे मैं सुनाता जाऊंगा ना, वो और डीप में जाते जाते मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या होता है। अभी सिर्फ इतना याद करो कि 352 नेशनल इमरजेंसी, 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, जिसको राज्यीय आपात भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्टेट इमरजेंसी। एक तो हो गया नेशनल इमरजेंसी, एक हो गया राज्यीय आपात, उसी को राष्ट्रपति शासन बोल रहे हैं। और तीसरा होता 360 जो होता है वो होता है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इट हैज नॉट बीन प्रैक्टिस सो फार। आज तक वित्तीय आपात नहीं लगा, इस देश में लगना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो वित्तीय आपात। इतना क्लियर हो गया? ये 3 आर्टिकल याद हो गए, 352, 356, 360। तो सबसे पहले 352 के बारे में पढ़ लेते हैं, राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाता है, यहां पर रुकना है आपने। राष्ट्रपति को कैसे समाधान हुआ, राष्ट्रपति को कैसे समाधान हुआ उसको मैं डिटेल में बताऊंगा, पर यहां पर रुकना है। पूछेगा वो आपसे, राष्ट्रपति को समाधान कौन कराएगा? समझ में आया? कि युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। फिर यहां पर रुकना है आपने। नंबर 1 युद्ध, नंबर 2 बाह्य आक्रमण, नंबर 3 सशस्त्र विद्रोह, नंबर 3 सशस्त्र विद्रोह। बेयर एक्ट में जाइए, 352 खोलिए, 352 पे जाइए, है ना। अब देखिए उसमें तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। यहां पर लिखा हुआ होगा कि पहले क्या था कि अभ्यंतरिक अशांति था। क्या था? आंतरिक अशांति और अभ्यंतरिक अशांति और इंटरनल डिस्टर्बेंस एक ही चीज होती है। क्या होती है? इंदिरा गांधी जी के समय में जब तीसरा राष्ट्रीय आपात लगा, तीसरी बार था ये जब राष्ट्रीय आपात लग रहा था, तो राष्ट्रीय आपात क्या हुआ कि इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया कि आंतरिक अशांति के आधार पर या इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर क्या कर दिया, राष्ट्रीय विद्रोह की घोषणा करवा दी राष्ट्रपति से। कैबिनेट को भी नहीं पता था, मंत्रियों को भी पता नहीं था, किसी को पता नहीं था। सुबह जब अखबारों में पत्रकारों ने पूछा मंत्रियों से तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता, और इस प्रकार लोकतंत्र की हत्या की गई। क्या की गई? तो फिर क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1978 के द्वारा क्या किया गया, अभ्यंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह लिखा गया, जिसको बोलते हैं आर्म रिबेलियन। क्या लिखा जाता है? आर्म रिबेलियन। ठीक है, क्या लिखा जाता है? आर्म रिबेलियन। तो देखो, युद्ध को क्या बोलते हैं? वॉर बोलते हैं। बाह्य आक्रमण को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एग्रेशन बोलते हैं। और सशस्त्र विद्रोह को बोलते हैं आर्म रिबेलियन। मैंने कहा पहले आर्म रिबेलियन की जगह पर क्या लिखा हुआ था? अभ्यंतरिक अशांति या आंतरिक अशांति, उसको बोलते थे इंटरनल डिस्टर्बेंस। क्या बोलते थे?
इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हटाया गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1978 आपसे संविधान संशोधन पूछेगा। क्या पूछेगा? इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटाकर आर्म रिबेलियन किया गया। आपने बोलना 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। क्लियर हो गया? ठीक है। तो 44वें संशोधन द्वारा प्रतिष्ठापन के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में। अब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए। 44वें संविधान संशोधन में ही लिखा गया कि कैबिनेट की लिखित सूचना पर देगा कौन? राष्ट्रपति घोषणा करेगा किसकी? राष्ट्रीय आपात की। यानी जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा जब राष्ट्रपति करेगा तो उससे पहले कैबिनेट की लिखित सूचना होनी चाहिए। पहले ये नहीं होता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से ये लाइन ऐड की गई और संविधान में पहली बार कैबिनेट जो वर्ड सुनते हैं हम वो वहीं पर सुनते हैं कि कैबिनेट की लिखित सूचना पर ही राष्ट्रपति आपात की घोषणा कर सकेगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है जी। तो के कारण मैंने कहा भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। पहले शॉर्ट में पढ़ लीजिए इतना, उसका डिटेल में फिर इसके बाद बताऊंगा जब तीनों हो जाएंगे। ठीक है, चलो जी। आपात की उद्घोषणा के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सहमति, कैबिनेट की लिखित सहमति, मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट की लिखित सहमति आवश्यक है। आपात की उद्घोषणा का 1 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। फिर आपने यहां पर रुकना है, 1 माह के भीतर क्या करना है आपने? यहां पे एक फॉर्मूला बना दीजिए। 3 तरह के आपात पढ़े हमने, कौन कौन से? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। 122 नंबर याद कीजिए। क्या कीजिए? क्योंकि 1 महीना चाहिए होता है अनुमोदन के लिए, संसद के अनुमोदन के लिए। नेशनल इमरजेंसी में 2 महीने चाहिए होते हैं, स्टेट इमरजेंसी के लिए 2 महीने चाहिए होते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए। 122 याद रहेगा। 352, 356, 360, 122। 1 मंथ, 2 मंथ, 2 मंथ। क्लियर हो गया? ठीक। अनुमोदन के पश्चात आपात 6 माह तक लागू रहेगा। कब तक रहेगा भाई? संसद ने एक बार अनुमोदित कर दिया, अप्रूव कर दिया उसको, तो 6 माह तक लागू रहेगा। 6 माह बाद भी लागू रखने के लिए इसका पुनः अनुमोदन आवश्यक होगा, यानी संसद को फिर दोबारा अनुमोदन करना पड़ेगा उसका। अब 6 माह ही क्यों रखा? क्योंकि बार बार मैंने आपको बताया कि प्रथम सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए ये 6 माह पढ़ते हैं आप जगह जगह पर। ऑर्डिनेंस में आपने 6 माह पढ़ा, तो ये माना गया जब लिखा गया ना 6 माह, तो सोच समझ के लिखा गया। बोला भाई 1 साल में 2 सत्र तो बुलाना ही बुलाना है, राष्ट्रपति ने बाध्यता है। तो जो 6 माह के अंदर जो दूसरा सत्र होगा, मैंने कहा सत्र तो 4 माह बाद भी बुलाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर तो बुलाना ही पड़ेगा उसको। इसलिए 6 माह क्या किया गया कि 6 माह तक रहेगा, उसके बाद फिर उसको अनुमोदित करेगी संसद, फिर अगला बढ़ जाएगा वो। इतना क्लियर हो गया? 352 के तहत अब तक 3 बार इमरजेंसी घोषित की गई है। कितनी बार? नंबर 1, 1962 भारत पर चीन का आक्रमण जब हुआ, नेहरू प्रधानमंत्री थे। हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे कि हिंदू चीनी भाई भाई मतलब हिंदू चीनी भाई भाई, ये जमीन छोड़ दो, ये जमीन हमारा है। चीनी लगाते थे नारे। क्या लगाते थे? और जो कमाल की बात है, नेहरू जो थे और जो चीन के राष्ट्राध्यक्ष थे वो दोनों मतलब मित्रवत संबंध थे। तो नेहरू को पूरा भरोसा था कि चीन हम पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन किसी एक बड़े राजनीतिज्ञ ने कहा कि पाकिस्तान उतना बड़ा शत्रु नहीं है हमारा, जितना बड़ा शत्रु कौन है? चीन है। इससे हमें पाकिस्तान से खतरा नहीं है उतना, पाकिस्तान को तो हम मसल देंगे, चीन से खतरा है हमें। किससे? चीन से खतरा है। तो नेहरू जी के समय में हो गया, 62 की लड़ाई हो गई। ठीक है, संसाधन थे नहीं हमारे पास, हम तैयार थे नहीं और हम हार गए। लेकिन हमने भी अपनी पूरी वीरता का प्रदर्शन किया। क्या किया? लेकिन मैंने कहा संसाधनों के अभाव में हम वो लड़ाई नहीं जीत पाए, क्योंकि देश नया नया आजाद हुआ था, जनसंख्या ज्यादा थी, गरीबी थी, बहुत सारे कार्यक्रम चलाने थे, हथियारों के लिए उतना क्या नहीं आया। वहां से हमने एक सबक लिया कि जब चीन जैसा शत्रु हो और जब पाकिस्तान जैसे शत्रु बैठे हों तो हमें परमाणु शस्त्र संपन्न देश तो बनना पड़ेगा। आगे चलकर आप देखते हैं कि हम परमाणु शस्त्र संपन्न भी हो जाते हैं। नेहरू को बड़ा धक्का लगा इस चीन युद्ध के बाद। 64 में जाते जाते नेहरू जी की भी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। लास्ट लाइन थी, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप
बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये नेहरू की अपनी पंक्तियां नहीं है, ये किसी क्या विदेशी पोइट की क्या है पंक्तियां हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की है मेरे ख्याल से, चेक कर लेना एक बार। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये अंतिम पंक्तियां लिखी नेहरू ना। नेहरू की क्या होगी, डेथ होगी। इतना समझ में आ गया। 1962 में भारत पर चीन द्वारा आक्रमण के समय लगी नेशनल इमरजेंसी 352। दूसरा 1971 में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के समय में, भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण, पाकिस्तान ने जब जब आक्रमण किया उनको ढंग से धोया है भारत ने। क्या किया है, ढंग से कूटा है, लेकिन फिर भी अपनी, किसकी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पंक्तियां थी भाई, विलियम वर्ड्सवर्थ की नहीं थी, किसकी थी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पंक्तियां थी। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ठीक है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस्ड टू कीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ठीक है, ये आप भी लिख दीजिए, मरने से पहले नहीं है जरूरी कि लिखना है। रात को जब आप नींद आती है उसको देखिए, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। जब भी नींद आए पढ़ते हुए उस पंक्तियों को पढ़ो। किसका बोला आपने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पंक्तियां हैं, उससे प्रेरणा लें और फिर अपनी नींद को क्या करें, कंट्रोल करें, फिर आगे पढ़ें। क्लियर हो गया। चलो, 1971 में पाकिस्तान के आक्रमण के कारण, 1971 में पाकिस्तान ने किया। 1975 में आंतरिक अशांति या अभ्यंतरिक अशांति या इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस सरकार मतलब इंदिरा सरकार, ठीक है, ठीक है जी, इसको मैं अब डिटेल में बताऊंगा थोड़ी देर में। उससे पहले मैं आपको राष्ट्रपति शासन बता रहा हूं, पहले शॉर्ट में समझिए फिर उसको डिटेल में समझेंगे। समझ में आया। प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं राष्ट्रपति शासन को, राज्य आपात भी बोलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर, क्या, राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल, राज्य आपातकाल की उद्घोषणा करके उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है। क्या कर सकता है, उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकता है। ऐसी उद्घोषणा की स्वीकृति संसद को 2 माह के भीतर लेना आवश्यक है। संसद के अनुमोदन के पश्चात भी कोई उद्घोषणा एक बार में 6 माह से अधिक समय तक और कुल मिलाकर 3 वर्ष से अधिक समय तक जारी नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी। अब मैंने तो तेजी से पढ़ लिया, समझ में आया नहीं होगा तो मैं हल्के हल्के समझा देता हूं। राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर, राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर का मतलब होता है, प्रतिवेदन बोलते हैं रिपोर्ट को। किसको बोलते हैं, रिपोर्ट को। भाई जैसे उत्तराखंड का उदाहरण देता हूं मैं आपको। उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं, 70 सीटें। कितनी हैं, 70 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए 36 लोग होने चाहिए सरकार में। कितने, 35 + 1, क्योंकि 50% + 1 तो 35 दूनी 70 होता है। 35 और 1 36। माना अभी तो चल रही है, बहुमत की सरकार चल रही है, पर माना ऐसा हो जाए कभी कि 35 माना बीजेपी, सॉरी 35, हाँ 35 बीजेपी, 34 कांग्रेस, 1 यूकेडी माना, या ऐसा करते हैं यूकेडी को ज्यादा सीटें दिलाते हैं, प्रांत क्षेत्रीय दल है। 30 बीजेपी, 30 कांग्रेस और 10 क्या, यूकेडी। ठीक है, यूकेडी ने बीजेपी को समर्थन दिया, 40 लोग हो गए, सरकार बन गई। 2 साल तक बढ़िया चली। 2 साल बाद यूकेडी ने क्या कर दिया, समर्थन वापस ले लिया। क्या कर दिया, वापस ले लिया। अब ये बात किसको, कौन बताएगा, राष्ट्रपति को। राज्यपाल प्रतिवेदन देगा। क्या करेगा, पहले प्रयास चलेंगे यहाँ पर कि इन्होंने समर्थन वापस ले लिया, क्या दूसरी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, चलो दूसरी पार्टी को भी समर्थन दे दिया। क्या कर दिया, कांग्रेस को समर्थन दिया, सरकार बन गई, सरकार चली। ठीक है जी। फिर यूकेडी ने कसम खा ली कि ना तो बीजेपी को ना कांग्रेस को, किसी को समर्थन नहीं देंगे। 1 साल बाद वो भी सरकार भी गिर गई। अब बोला किसी को समर्थन नहीं देंगे, अपने दम पर क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे। यूकेडी की सरकार बनेगी, वो कानून आएगा, राजधानी गैरसैंण जाएगी, और क्या क्या है मुद्दे, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा, पेपर समय पर होंगे। अगर इस तरह का रखेंगे क्यों नहीं आएंगे। संसाधन ही, पैसा ही नहीं होता सब कुछ। कहा जाता गरीब पार्टी है यूकेडी, उसके पास संसाधन नहीं है। जो नेशनल पार्टी उनके पास बहुत पैसा है। ठीक है, और एड आपको पता ही है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है।
पर अगर आपके मुद्दे सही होंगे, आप एक बार अपनी बात तक पहुंचा दोगे जनता तक कि भाई ये करेंगे हम, क्यों नहीं देगी जनता वो। तो चलो जी, यूकेडी ने कहा ना तो अब बीजेपी को ना कांग्रेस को, अब 30 हो गए, बीजेपी के 30 हो गए, कांग्रेस के 10 हो गए यूकेडी, ठीक है, सरकार नहीं बन सकती। राज्यपाल राष्ट्रपति को बोलेगा, समाधान कराएगा कि भाई इस राज्य का शासन अब संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, महामहिम आप यहां पर क्या करें, इस राज्य का शासन अपने हाथ में ले लें, उसी को बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या बोलते हैं? इसमें अभी डिटेल नहीं दे रखा। एक और कारण से राष्ट्रपति शासन लगता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से समाधान हो जाए राष्ट्रपति को कि केंद्र ने राज्य को कुछ निर्देश दिए और राज्य उन निर्देशों का पालन करने में सफल रहा, तो भी उस राज्य में क्या हो सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो मैंने कहा यहां पर राष्ट्रपति को दो प्रकार से समाधान होता है। एक, राज्यपाल समाधान कराता है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है। संवैधानिक तंत्र मतलब 35+1 नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? 30 और 10 हो रहा है यहाँ पर आंकड़ा। क्या हो रहा है? ठीक है। दूसरा जो समाधान कराएगा वो केंद्रीय मंत्रिमंडल कराएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या बोलेगा कि भाई राज्य, केंद्र ने राज्य को निर्देश दिए और राज्य उन निर्देशों का पालन करने में क्या रहा, असफल रहा, महामहिम आप इस राज्य का शासन अपने हाथ में ले लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक। साथ में मैंने आपको 122 नंबर याद कराया था, 1 महीना 2 महीना 2 महीना। यहां पर भी संसद को 2 महीने के अंदर अनुमोदित करना पड़ता है, उसको अप्रूव करना पड़ता है। ठीक है, ऐसी उद्घोषणा की स्वीकृति संसद से 2 माह के भीतर लेना आवश्यक है। 2 माह के भीतर लेना आवश्यक है। संसद के अनुमोदन के पश्चात कोई भी उद्घोषणा एक बार में 6 माह से अधिक समय तक और कुल मिलाकर 3 वर्ष से अधिक समय तक जारी नहीं रह सकती। अब कहने को तो कह दिया आपने 3 वर्ष से ज्यादा जारी नहीं रह सकती, लेकिन रही है। 84 के दंगे हुए, इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई, 84 के दंगे हुए, जो कि भारत पर दाग है एक बहुत बड़ा। क्या है? दाग है। कांग्रेस पर नहीं है दाग, खाली भारत पर दाग है कि आपने ऐसी कम्युनिटी के साथ ऐसा गलत किया जो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, चलो जी, तो क्या हो गया, वहां पर 3 साल बीत गए। संविधान में लिखा हुआ 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकता, लेकिन निर्वाचन आयोग बार बार लिखता रहा कि यहां पर इलेक्शन नहीं हो सकते। भाई पंजाब में आतंकवाद इतने चरम पर था कि यहां पर इलेक्शन कराना संभव ही नहीं है। तो वहां पर 4 साल, 4.5 साल, मेरे ख्याल से 5 साल से ज्यादा रहा होगा वहां पर क्या, राष्ट्रपति शासन। क्या रहा? तो ऐसे अपवाद भी हैं। पंजाब अपवाद है जहां पर राष्ट्रपति शासन 3 साल से क्या रहा है, ज्यादा रहा है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अगला है वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। क्या है? इसको बोलते हैं वित्तीय आपात। 360 में है, राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत अथवा उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है। इस लाइन को खास ध्यान रखना आपने, भारत अथवा उसके किसी भाग का वित्तीय स्थायित्व संकट में है तो वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। भारत में आज तक वित्तीय आपात नहीं लगा, न लगना चाहिए। आपको अगर उदाहरण देखने हैं तो अर्जेंटीना के उदाहरण देखना। सरकारें बदलती गई, राष्ट्रपति बदलते गए, लेकिन क्या हुआ, कोई परिणाम नहीं निकला। बहुत लंबा समय लगा अर्जेंटीना को क्या करने में, वित्तीय आपात से बाहर निकलने में। ठीक है, बहुत पहले की बात है। इसकी भी 2 महीने के अंदर अंदर संसद से क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भाई, संसद से अनुमोदित होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए। ठीक, ये समझ में आ गया? 122 नंबर आपने याद रखना, 1 महीना 2 महीना 2 महीना, 352 356 360। राष्ट्रीय आपात, राज्यीय आपात या राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। क्लियर हो गया? अब इसको मैं इसी के साथ क्या करा रहा हूं आपको, इसका डिटेल करा रहा हूं कि 352 होता क्या है, 356 होता क्या है। मोटा मोटा आपने पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद भी क्या करना पड़ेगा, देख लेते हैं ना। यानी इसी के साथ मैं भाग 18 करा रहा हूं, उसके बाद फिर मैं राष्ट्रपति पर जाऊंगा वापस, लेकिन पहले 18 को यहीं पर निपटा दो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो भारतीय संविधान में राष्ट्र की प्रभुता, एकता और अखंडता की सुरक्षा के उद्देश्य से एक अनोखी विशेषता का समावेश किया गया है, जिसके तहत भारतीय संघ आपातकाल के समय संघात्मक से एकात्मक में रूपांतरित हो जाता है। एकात्मक का मतलब होता है कि सारी अधिकतर पावर्स जो होती हैं वो केंद्र के पास आ जाती है। किसके पास आ जाती हैं?
केंद्र के पास आ जाती हैं। यद्यपि यह संघवाद के विरुद्ध है, किंतु राष्ट्र की रक्षा के लिए कुछ समय तक संघवाद के सिद्धांत को त्याग दिया जाता है। संघवाद के सिद्धांत को क्या त्याग दिया जाता है? संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 352 से 360 तक आपात उपबंधों के बारे में है। भाग 18 हमने जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। कहां से लिया है? यहां से क्वेश्चन पूछता है आपात उपबंध हमने कहां से लिए, तो आपने बोलना है जर्मनी के वीमर कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं? वीमर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो जी। तो सबसे पहले मैंने 3 तरह के आपात बताई दिए आपको, 352, 356, 360। तो अब पहला बोलते हैं राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी 352। ठीक है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तथा उससे संबंधित अन्य विषयों के बारे में आर्टिकल 353, 354 के बारे में, 352 राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा तथा उससे संबंधित अन्य विषयों के बारे में है। उसके बाद 353, 354 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रभावों को दिया गया है। 352 में तो नेशनल इमरजेंसी, 353, 354 में क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे नेशनल इमरजेंसी के। ठीक है, आपात की उद्घोषणा का मूल अधिकारों पर पड़ने वाला प्रभाव आर्टिकल 358 और 359 में दिया गया। इसमें 358 और 359, यानी 352 को समझने के लिए आपको 353, 354, 358 और 300 यानी 353, 354, 358 और 359 वेयर एक्ट सामने रखें, उनकी हेडिंग्स देखें। अब मैं उसका डिटेल बता रहा हूं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जब कभी राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि कोई ऐसा गंभीर आपात विद्यमान है जिसमें युद्ध, नंबर 1 याद करना आपने, क्या युद्ध या बाह्य आक्रमण यानी एक्सटर्नल एग्रेशन, और नंबर 3 याद करना आपने सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म रिबेलियन के कारण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा, भारत संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह संपूर्ण भारत या किसी भाग के संबंध में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा यानी प्रोक्लेमेशन कर सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह स्थान शब्द के स्थान पर आंतरिक अशांति था, इंटरनल डिस्टर्बेंस था, अभ्यंतरिक अशांति भी बोलते हैं। ये मैंने बता दिया पहले भी, फिर बता रहा हूं कि 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया, सब्स्टिट्यूटेड कर दिया गया, और उसके स्थान पर क्या लिख दिया गया? सशस्त्र विद्रोह लिख दिया गया। क्लियर हो गया? यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट है, एमिनेंट डेंजर है, तो वह आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अर्थात आपात की उद्घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के वास्तव में घटित होने से पूर्व भी की जा सकती है। जरूरी नहीं है कि जब युद्ध हो जाए, जरूरी नहीं है कि जब एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, यह भी जरूरी नहीं है कि तुरंत क्या आर्म रिबेलियन हो गया, यानी इनके होने से पूर्व भी की जा सकती है। क्या? युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के वास्तव में घटित यानी एक्चुअल एक्रेंस से पूर्व भी की जा सकती है। समझ में आया? यह भी ध्यान रखना आपने, पूर्व भी की जा सकती है। चलो, यह 44वें संविधान संशोधन में कहा गया, 1978 में कहा गया ऐसा। राष्ट्रपति आपात की घोषणा तभी करता है जब मंत्रिमंडल इस आशय के विनिश्चय की लिखित सूचना, मैंने कहा था कैबिनेट की लिखित सूचना पर, इंदिरा गांधी ने जब लगाया था तब तक ये नहीं था, ये प्रोसेस नहीं थी। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को कहा और राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? आपात की घोषणा कर दी। ठीक है, तो अब बोला जाता 44वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1978 के बाद बोला जाता है कि अब अगर राष्ट्रपति को क्या करना है? आपात की घोषणा करनी है, तो मंत्रिमंडल इस आशय के विनिश्चय की लिखित सूचना उसे देता है। किसको? राष्ट्रपति को। लिखित सूचना की अनिवार्यता 44वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1978 के द्वारा जोड़ी गई, क्योंकि 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति को संसूचना भेजकर गुप्त रूप से आपातकाल की घोषणा करवा दी थी, गुप्त रूप से। ठीक है,
मंत्रिमंडल को उद्घोषणा के बाद सूचित किया गया था। जब उद्घोषणा हो गई मंत्रिमंडल को, उसके बाद क्या किया गया? सूचित किया गया। यह एक प्रकार की निरंकुशता थी, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? किया गया कि कैबिनेट की लिखित सूचना पर ही राष्ट्रपति प्रोक्लेम करेगा, क्या प्रोक्लेमेशन होगा किसका? नेशनल इमरजेंसी। इतना समझ में आ गया। राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी उद्घोषणा को किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा यानी सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन द्वारा परिवर्तित यानी वैलिड कर सकता है या वापस यानी रिवोक ले सकता है। क्या कर सकता है? लगाना कठिन कर रखा है। लगाना क्या है? कठिन। वापस लेना आसान है। वापस लेना क्या है? मैंने कहा देखो, जब लगाना है तो पहले आधार होने चाहिए 3, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह है। कैबिनेट की लिखित सूचना होगी। क्या होगी? कैबिनेट की लिखित सूचना होगी। ठीक। फिर 1 महीने के बाद संसद क्या करेगी? उसको अनुमोदित करेगी। लेकिन वापस लेना है तो साफ साफ लिखा हुआ है 352 के 2 में कि राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी उद्घोषणा को किसी भी पश्चातवर्ती उद्घोषणा यानी सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन के द्वारा वेरीड कर सकता है, मतलब परिवर्तित कर सकता है, या वापस यानी रिवोक्ड परिवर्तित कर सकता है या वापस ले सकता है। कहां लिखा हुआ? 352 के 2 में। यानी लेना आसान, वापस लेना आसान है। ठीक। उद्घोषणा को परिवर्तित करने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना आवश्यक नहीं है। अब मंत्रिमंडल की भी जरूरत नहीं है, वापस लेने के लिए जरूरत नहीं, लगाने के लिए जरूरी है। और उसे वापस लेने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना आवश्यक नहीं है। ठीक है। उद्घोषणा को परिवर्तित अगर करना है उसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना आवश्यक है, किंतु उसे वापस लेने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सूचना आवश्यक नहीं है। ये लाइन ध्यान रखना आपने। राष्ट्रपति को भिन्न भिन्न आधारों यथा युद्ध, बाह्याक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अथवा युद्ध या बाह्याक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आसन्न संकट के आधार पर भिन्न भिन्न उद्घोषणाएं जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति को यह शक्ति 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा प्रदान की गई है। इसके लिए अनुच्छेद 352 के खंड 9 को जोड़ा गया। 352 में खंड 9 जोड़ा गया। 1975 में जब आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर आपात की उद्घोषणा की गई थी, उस समय 1971 में बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपात प्रवर्तन में था। 1975 की उद्घोषणा की वैधता प्रदान करने के लिए 38वें संविधान संशोधन द्वारा खंड 9 के प्रावधान को भूतलक्षी प्रभाव से यानी रिट्रोस्पेक्टिव अंतर स्थापित किया गया था। क्या किया गया था? तो 352 के खंड 9 पे जाओ। खंड 9 में क्या लिखा हुआ? बैरक में जाइए। 352 के खंड 9 है ना। दरअसल खंड 9 इसलिए जोड़ना पड़ा कि भाई एक उद्घोषणा तो पहले से चल रही थी। आपने अभी अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले कि 3 बार लगा। पहले वाली उद्घोषणा प्रवर्तन में थी और दूसरी उद्घोषणा करवा दी इंदिरा गांधी। यानी 1975 में जब आंतरिक अशांति यानी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर आपात की उद्घोषणा की गई थी, उस समय 1971 के बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित आपात प्रवर्तन में था। 1971 वाला आपात चल रहा था और आप 1975 में दूसरे को आधार बनाकर आपने क्या कर दिया? नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी। नहीं आया समझ में? तो जब 1975 में इंदिरा गांधी ने इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर आपात की उद्घोषणा करवाई गुप्त रूप से, मंत्रिमंडल को भी इसकी खबर नहीं थी। पहले से ही उद्घोषणा एक चल रही थी, 1971 से चल रही थी। पाकिस्तान ने जब भारत पर आक्रमण किया था, वहां पर बाह्य आक्रमण के आधार पर क्या किया गया था? नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। अभी उसको वापस नहीं लिया गया था, तब तक दूसरी लगा दी। कौन सी? 1975। तो क्या किया गया कि मैंने कहा 9 जोड़ा गया यहां पर, एक 38वां संविधान संशोधन करवाया गया इनके द्वारा और 9 खंड 9 जोड़ा गया। किसमें? 352 में। किसमें? इसको अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो साफ साफ पता चलेगा आपको कि इस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत प्रदत्त युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के अथवा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का संकट सन्निकट होने के विभिन्न आधारों पर विभिन्न उद्घोषणाएं करने की शक्ति होगी।
चाहे राष्ट्रपति ने खंड 1 के अधीन पहले से ही कोई उद्घोषणा की है या नहीं, और ऐसी उद्घोषणा प्रवर्तन में है या नहीं। इसका मतलब यह है इस खंड 9 का कि अब राष्ट्रपति पहले ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि कितनी बार लगा सकता है। मैंने कहा 1971 से एक ऑलरेडी चल रही थी और वो थी बाह्य आक्रमण के आधार पर, ठीक है। इंदिरा गांधी ने क्या करवा दिया, अभ्यंतरिक अशांति यानी आंतरिक अशांति पर दूसरी भी लगा दी, लेकिन ऐसे नहीं लगा सकते थे। पहले 38वां संविधान संशोधन करवाया गया। क्या करवाया गया? और इसको पढ़ो कि राष्ट्रपति विभिन्न आधारों पर विभिन्न उद्घोषणाएं करने की शक्ति होगी राष्ट्रपति को। विभिन्न आधार समझ रहे हो? अरे भाई 3 आधार हैं उस समय। 3 आधार क्या थे? युद्ध था, बाह्य आक्रमण था, अभ्यंतरिक अशांति था, सशस्त्र विद्रोह नहीं था। भिन्न भिन्न आधारों पर भिन्न भिन्न प्रकार की नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ये 38वें संविधान संशोधन से राष्ट्रपति को लेस किया गया, पहले पावर से। क्या किया गया? लेस किया गया। और तब बोला कि अब अभ्यंतरिक अशांति पर लगाओ, क्या करो। और अभी यहीं पर नहीं थमेगा मामला। अब क्या होगा कि लोकसभा का कार्यकाल 6 साल होगा, 5 साल का होता है। अभी और कुछ होना है बाकी। मैंने कहा जैसे जैसे पढ़ते खुलेंगी वैसे वैसे आपकी समझ में आएगा। इतना समझ में आ गया ये वाला पार्ट। कौन सा? एक पहले से चल रही थी और दूसरी भी क्या कर दी? लगा दी। पहली वाली जो थी 1971 में बाह्य आक्रमण के आधार पर थी, 1975 पर अभ्यंतरिक अशांति के आधार पर या इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर लगा दी। लेकिन ये पावर राष्ट्रपति के पास नहीं थी, तो उससे पहले इन्होंने 38वां संविधान संशोधन किया और राष्ट्रपति को यह शक्ति दी कि वो भिन्न भिन्न आधारों पर भिन्न भिन्न उद्घोषणाएं कर सकता है। और साथ में लिख दिया चाहे पहले से कोई उद्घोषणा कर रखी हो या पहले से कोई उद्घोषणा परिवर्तन में हो या नहीं। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या होता है? उद्घोषणा का अनुमोदन। राष्ट्रपति द्वारा की गई प्रत्येक उद्घोषणा, कौन सी? राष्ट्रपति द्वारा की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखी जानी चाहिए। क्या जानी चाहिए? रखी जानी चाहिए। यदि दोनों सदन उद्घोषणा को 1 माह के भीतर अनुमोदित नहीं करते हैं तो उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाती है। उद्घोषणा स्वतः समाप्त हो जाती है। किंतु यदि उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो। अब ये भी तो कंडीशन भी तो देखनी पड़ेगी हमें। माना लोकसभा विघटित हो तब क्या होगा? तब संसद कहां से करेगी अगर लोकसभा विघटित है? तो यहां पे बोला कि यदि उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोकसभा विघटित हो या 1 माह के दौरान उसका विघटन हो जाता है, तो राज्यसभा उसे अनुमोदित कर दिया हो तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक के 30 दिन के भीतर उसे लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। कितना? अरे भैया राष्ट्रपति ने ऐसे समय में उद्घोषणा कर दी या उद्घोषणा करने के बाद लोकसभा विघटित हो गई, तब क्या करेंगे? तब राज्यसभा उसको अनुमोदित करेगी। लोकसभा का इलेक्शन तो होना ही है कभी ना कभी। तो जब होगा, जब लोकसभा बैठेगी, पहला सत्र बैठेगा, तो 30 दिन के भीतर वो अनुमोदित होना चाहिए। राज्यसभा ने तो कर रखा है, चल रही है उद्घोषणा, ठीक है। 3-4 महीने के अंदर क्या हो गया? लोकसभा का भी इलेक्शन हुआ, नई सरकार बन गई। तो जब लोकसभा बैठी तो 30 दिन के भीतर वो क्या होनी चाहिए? अनुमोदित होनी चाहिए। इतना समझ में आ गया? अन्यथा वह परिवर्तन में नहीं रहेगी। उद्घोषणा के अनुमोदन का संकल्प प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है। इसे विशेष बहुमत भी कहा जाता है। उद्घोषणा लगाना इतना कठिन है। क्या क्या है? पहले तो आधार चाहिए 3। क्या चाहिए? 3 आधार। कैबिनेट की लिखित सूचना चाहिए। राष्ट्रपति ने उद्घोषणा लगा दी। उद्घोषणा लगा दी मतलब ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर हो गई। 1 महीने के अंदर संसद उसको अनुमोदित करेगी। क्या करेगी? अनुमोदित नहीं हुई तो उद्घोषणा वहीं पर समाप्त। समझ में आ गया? राष्ट्रपति ने अगर ऐसे समय में उद्घोषणा की है जब लोकसभा विघटित है तो राज्यसभा उसको अनुमोदित करेगी। लोकसभा जब बैठेगी, दोबारा नए इलेक्शन होंगे, लोकसभा बैठेगी, तो क्या होगा? पहली बैठक से 30 दिन के भीतर भीतर वो अनुमोदित होनी चाहिए।
अगर नहीं हुई तो फिर दोबारा, और 2/3 बहुमत से होनी चाहिए। विशेष बहुमत बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? विशेष बहुमत। क्लियर हो गया? ठीक। उद्घोषणा की अवधि, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? उद्घोषणा की अवधि। एक बार अनुमोदित हो जाने पर आपात की उद्घोषणा 6 माह तक प्रवर्तन में रहेगी। मैंने बता दिया 6 माह क्यों लिखा गया संविधान संविधाओं द्वारा। यदि पहले ही वापस ना ले ली गई हो, मैंने कहा पश्चातवर्ती उद्घोषणा से राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है। क्या कर सकता है? और लेना आसान बना रखा वापस लेना। 6 माह की अवधि की गणना दूसरे सदन द्वारा संकल्प के पारित किए जाने की तिथि से की जाती है। दूसरे सदन द्वारा संकल्प के पारित किए जाने की तिथि से की जाती है। भाई लोकसभा ने आज कर दिया माना अनुमोदित, राज्यसभा ने 2 महीने बाद किया, तो 2 महीने बाद से 6 महीने गिना जाएगा। कब से? 2 महीने बाद जो राज्यसभा की बैठक हुई वहां से गिना जाएगा 6 माह। ठीक है? ठीक है जी। उसे 6 माह के आगे जारी रखने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पुनः अनुमोदन आवश्यक है, और संसद के दोनों सदनों द्वारा जितनी बार उद्घोषणा को जारी रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प पारित किया जाएगा, उतनी बार 6 माह की अवधि के लिए उद्घोषणा प्रवर्तन में बनी रहेगी। अर्थात संसद द्वारा अनुमोदित हो जाने पर उद्घोषणा 6 माह की अवधि के लिए आगे जारी रहेगी। हर 6 महीने बाद उसको ओके करना पड़ेगा संसद के द्वारा, और वो भी 2/3 बहुमत से। कितने से? उद्घोषणा की वापसी, क्या आपात की उद्घोषणा को राष्ट्रपति पश्चातवर्ती उद्घोषणा यानी सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन द्वारा कभी भी वापस ले सकता है। वापस लेने वाली उद्घोषणा को संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक नहीं है। लोकसभा को भी आपात उद्घोषणा को वापस कराने का अधिकार दिया गया है। लोकसभा को भी दिया गया है। यदि लोकसभा साधारण बहुमत से उद्घोषणा वापस करने का संकल्प पारित कर देती है, अब देखो ना, यहां पर ध्यान दो, लोकसभा साधारण बहुमत से, किससे? साधारण बहुमत से उद्घोषणा वापस करने का संकल्प पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा को वापस लेने के लिए बाध्य होता है। क्या होता है? बाध्य होता है। यदि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य आपात उद्घोषणा को वापस लेने वाले संकल्प को प्रस्तावित करने की आशय की लिखित सूचना, अब फिर 2 कंडीशन होंगी। जब लोकसभा सत्र में है तो लोकसभा अध्यक्ष को, किसको? जब लोकसभा सत्र में है तो लोकसभा अध्यक्ष को, और जब लोकसभा सत्र में नहीं है तब राष्ट्रपति को। 2 ही कंडीशन तो होंगी। दी जाती है तो यथा स्थिति अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना की प्राप्ति के 14 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर? 14 दिन के भीतर संकल्प पर विचार करने के लिए लोकसभा की विशेष बैठक आहूत करता है। विशेष बैठक बुलाता है। ये आर्टिकल 352 के 8 में लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ? 352 के 8 में लिखा हुआ। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट होता उद्घोषणा का प्रभाव। जब तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, हम भी ये सोचते थे कि आपात उद्घोषणा का मतलब होता है लाइट बंद करना और क्या करना, गड्ढे बनाकर घरों के नीचे क्या करना। अरे भाई, उद्घोषणा का प्रभाव आपके लिखने के लिए आएगा मेंस में कि नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो उसका प्रभाव क्या होता है। टाइम बता दीजिए मेरे को। 39 मिनट। प्रभाव को मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्वेश्चन बनता है। ठीक है? तो उद्घोषणा का प्रभाव क्या होता है, क्योंकि इसी के साथ अभी हमने क्या करना है, राष्ट्रपति शासन करना है, वित्तीय आपात करना है। इसी के साथ साथ मैं आगे बढ़ाता रहूंगा, तो इसको आपने क्या करना, मतलब रिवाइज करके आगे बढ़ता रहना है। प्रभाव को मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। ठीक है?